मैं आप लोगों को जो है सीटेट एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट के पेपर का डिस्कशन करने वाला हूं। तो आइए देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है। इसे आप हिंदी इंग्लिश में दोनों देख सकते हैं। तो आप देखिए, आप तो आंसर क्वेश्चन समझ गए हैं। अब इसका आंसर क्या होगा? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जो उसके फादर हैं वो एक जो है जेंडर स्टीरियोटाइप के हैं, उनका जो वो रूढ़िवादिता टाइप के हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन जो होगा लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो इट मीन्स इसका जो आंसर होगा रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। इसका आंसर जो होगा पहला, ये सही, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। देखिए, जब आप इसको जो है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद आप इसका आंसर पा सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, जो रॉन्ग आंसर है उसको आप काटते जाइए और आपको जो है राइट आंसर मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, क्या कर रहा है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम, गलत है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। देखो, ये अप्रोप्रिएट आंसर जो है तीसरा सही हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये तीसरा सही होगा। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। तो इसको आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, बच्चों को अधिगम के लिए डिमोटिवेट करेंगे, गलत है। एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन क्या होगा, दूसरा सही है। एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। देखिए, आप पढ़ेंगे खुद लगेगा कौन सा आंसर सही है। तो देखिए आप लोग, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक होता है। जो भी स्टूडेंट होता है, जो भी बच्चे होते हैं, उनका जो है जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, जो प्राइमरी टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, उसके फैमिली वाले होते हैं। तो इसमें जो है जो स्कूल होता है वो सेकेंडरी जो है वो सेकेंडरी रोल प्ले करता है और जो फैमिली होता है वो प्राइमरी रोल प्ले करता है एजुकेशन में, शिक्षा में। तो ऑप्शन क्या होगा, ये पहला सही हो गया। स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो ऑप्शन क्या हो गया, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस दैट, बहुबुद्धि सिद्धांत का जोर देता है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। तो मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मेनी, वेरियस। देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये तीसरा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है।
According to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because others approves it represents dash dash stage of morality। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वो होता है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं। अगर जो है जो सोसाइटी क्या करती है उसको एक्सेप्ट करती है तो आप उसे क्या मानेंगे, राइट मानेंगे। तो ऐसे जो है प्रिंसिपल्स होते हैं कन्वेंशनल होते हैं। ऑप्शन क्या हो गया दूसरा, प्रथागत होता है। जो सोसाइटी अप्रूवल देती है वही हम क्या करते हैं, मानते हैं कि ये राइट होगा। ये होते ऐसे जो है प्रिंसिपल्स होते हैं कन्वेंशनल होते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो गया, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश डैश के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग emphasize importance of dash dash in the learning in the learning process। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो गया, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। तो इसमें जो होगा कल्चरल टूल्स होगा। उनका जो सोशल कल्चरल जो था उस जो है कल्चरल टूल पर एम्फेसाइज करता था। तो इसमें ऑप्शन जो होगा पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। किसे वर्णित करते हैं इसको आप देखिए, मनोवैज्ञानिक उपकरणों को, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा या मनोबंध। तो जो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो स्कीमा पर, मनोबंध पर क्या होता है, बेस होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? क्या होता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का मुख्य गुण क्या होता है? क्या गुण होता है? देखिए आप देखिए, अमूर्त सोच का विकास, सोच में संकेंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसमें उन्होंने क्या दिया था, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो अमूर्त सोच का सिद्धांत है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर जो है एम्फेसाइज करता है। तो ऑप्शन इसमें सही हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी सांस्कृतिक में सभी के लिए समान होती है। गलत है। जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, मल्टीपल डायमेंशनल होता है। आप सक्सेस हो जाएंगे, आप गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे तो आप क्या हो गया, आपका डेवलपमेंट हो गया। आपकी बॉडी के मतलब हर ये मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, 4 सही हो गया। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? कह रहा है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11, सांवेदिक मूर्त अमूर्त होता है। देखिए जो बच्चा होता है पहले वो सेंस करता है, हर एक चीज़ों को सेंस कर लेता है। फिर जो है उसके अंदर जो है कंक्रीट फिजिकल थिंग्स को जो है टच करके वो फील कर सकता है। और नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट जिसको सोच सकता है ऐसी चीज़ें। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन पहला सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। एक प्रगतिशील कक्षा रखी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज
जब इंडिविजुअल डिफरेंस किया जाता है प्रोग्रेसिव क्लास में तो ये होता है इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ सही हो गया। एक समावेशी कक्षा में डैश डैश पर जोर होना चाहिए। किस पे जोर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, जो इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए उसमें हमें क्या एम्फेसाइज करना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। हर स्टूडेंट को जो है सबको जो है सेम अपॉर्चुनिटी देना, सबको जो है अपॉर्चुनिटी देने का होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन क्या हो गया? चौथा सही है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रेन। ऑप्शन फोर्थ सही है। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसमें जो 14 का जो आंसर होगा क्या होगा? 14 का जो आंसर सही होगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, स्टूडेंट्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का उपयोग करना। तो ऑप्शन खुद ही यहाँ से लग गया कि हमको जो है प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, हमको जो है जटिल संरचना का यूज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है? लो कम्प्रीहेंशन, डाइवर्स थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी, इनटेंटिवनेस। तो 16 का जो ऑप्शन होगा इसमें खुद ही लग रहा है डाइवर्स थिंकिंग, थिंकिंग ऑल अराउंड, तो हर एक चीज़ बारे में सोचना डाइवर्स थिंकिंग कहलाती है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो गया? अपसारी थिंकिंग। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बात टालनी चाहिए। गलत है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्या करना चाहिए? ड्रा एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, अगर आप बच्चों को टीचिंग करा रहे हैं तो हमको ऐसे एग्जाम्पल लेना चाहिए जो सब हर एक फील्ड से अगर हम एग्जाम्पल लेके अगर बच्चों को समझाएंगे वो आसानी से उसको जो है समझ सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाई। कह कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती है इसे हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, सुसाध्य कर सकते हैं? तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। ऑप्शन क्या होगा? 18 सही हो गया। तीसरा, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखों लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। उसे जो है बच्चों को जो है डिफरेंट गोल पे क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। तो ऑप्शन जो 9th का होगा ये क्या होगा? सेकंड से। सर्विंदगी सेम क्या होता है? सेम क्या होता है? एक जो है यह संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या होता है? जो 20 का होगा कैन हैव
नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, ये कॉग्निशन पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ऑप्शन क्या हो गया? दूसरा सही हो गया। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषक के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल करना। तो यहाँ खुद ही लग रहा है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एप्रोप्रिएट आंसर खुद ही पा जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन होगा एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, ऑप्शन दूसरा सही हो गया। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ए टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन ए गिवन टास्क बिकॉज इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एरर, त्रुटियां, कमी होती रहती हैं, तो तभी हम जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? दूसरा सही है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया है, नहीं तो सरल होगा। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, तो क्या होगा? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है तो उनको करेक्ट करने में क्या होता है? डिफिकल्टी होगी। तो ऑप्शन क्या होगा? पहला। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? उच्च उत्तेजना, भय, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। तो यहाँ खुद ही आप लेंगे बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग। मॉडरेट एराउजल मीन्स संतुलित उत्तेजना, बैलेंस एक्साइटेशन एंड नो फियर जो होता है, यह लर्निंग का बेस्ट स्टेट होता है कि हमको डरना नहीं चाहिए और ना हमको बहुत एक्साइटेड होना चाहिए। ऑप्शन तीसरा सही। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में डैश 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 क्या होगा? देखिए, अब बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ लग गया प्ले एन एक्टिव रोल, ऑप्शन तीसरा सही है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधारी है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो यहाँ एप्रोप्रिएट लग रहा है योग्यता सुधारी है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, ऑप्शन पहला सही। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग among students is likely to improve in the setting which emphasize on प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग। जो ऑप्शन सही होगा 27 का होगा इंक्वायरी करना और डायलॉग, अन्वेषण एवं संवाद। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह वह व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्व नियमन, सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि वो खुद से बात कर रही है। तो क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड सही। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना,
तो इसमें जो अप्रोप्रिएट लग रहा है, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना कि उन्हें क्या ज़रूरत है, उनका क्या इंटरेस्ट है। तो ऑप्शन क्या हो गया? तीसरा, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, जो चिल्ड्रन होता है उसके डेवलपमेंट पर हेरिडिटी, आनुवंशिक, और जो है एनवायरनमेंट, दोनों फैक्टर जो है उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये चौथा होगा। तो आपने क्या देखा, इस साल यानी 2021 में जो पेपर में आया था चाइल्ड डेवलपमेंट, पेपर 1 में मैंने डिस्कस किया है, और मैं और सारे जो है मैथ्स, साइंस और एनवायरनमेंट साइंस इंग्लिश लेकर के आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप सीटेट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, या तो आप जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो खुद आप इसका जो है एप्रोप्रिएट आंसर फाइंड कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें जो है आप ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा कि एग्ज़ाम में पेपर किस तरीके से आते हैं। तो मैंने जो है आज डिस्कस किया है इस साल के पेपर को, और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगा किसी और टॉपिक पर। तो आप इसको पढ़िए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर।